गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैसे डिफेंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और भारत के राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और यह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत के संविधान में सबसे प्रमुख पद है, सबसे प्रमुख व्यक्ति समझा जाता है और सबसे शक्तिशाली भी माना जाता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके साथ ही राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य होता है और इसका प्रतीक समझा जाता है। संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और जो भी कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। वह अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रयोग स्वयं करता है और कुछ अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रयोग अपने अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों के द्वारा करता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो होता है वो जल सेना, थल सेना और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। अनुच्छेद 52 जो है संविधान का, उसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो प्रधान और प्रथम नागरिक होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रधान व्यक्ति होगा और वह प्रथम नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या उसके अधीन जो अधिकारी कार्य करते हैं उसके माध्यम से करता है। नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। उसका पद निर्वाचित होता है, यानी भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है या उसका पद वंशानुगत होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 54 तथा 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद जो है 54 और 55 निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अभी हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 53 के अंतर्गत यह था कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक और भारत का प्रधान कहलाएगा। और अब अनुच्छेद 55 में उसके निर्वाचन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में इस बात का निर्देश है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसे होगा, जबकि अनुच्छेद 55 में बताया गया कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति भाग ले सकते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया होगी, यह अनुच्छेद 55 में बताया गया है। नेक्स्ट है निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा और इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य को इसमें स्थान या अधिकार नहीं दिया गया है। केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से
जनता के द्वारा चुने जाते हैं वे ही इसमें भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य स्तरीय जो संसद होती है जिसे विधानसभा कहते हैं, उसके भी निर्वाचित सदस्य ही केवल इसमें भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी शामिल है, उन्हें भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, इस निर्वाचक मंडल में संविधान के 70वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया गया था। क्या अंतः स्पष्टीकरण स्थापित किया गया था? इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में राज्यों की सूची में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और केवल पुदुचेरी को ही स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन को समझने से पहले प्रत्यक्ष निर्वाचन को समझना होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति या जिस पद का चुनाव जनता के द्वारा स्वयं किया जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में स्वयं जनता उस व्यक्ति का ना चुनाव करके जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही चुनाव करते हैं, उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। निर्वाचक मंडल के प्रावधान से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, क्योंकि इसमें जनता स्वयं नहीं भाग लेती है बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वे ही भाग लेते हैं। उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। संविधान सभा में इस प्रश्न पर काफ़ी बहस हुई थी। अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन को निम्नलिखित ठोस आधारों पर स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाए, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, इस संबंध में संविधान सभा में बहस हुई थी, जिसमें इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि राष्ट्रपति का जो पद है और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होना चाहिए। और इसके आधार क्या है, इसका क्या कारण है वह देखते हैं। भारत की बड़ी जनसंख्या तथा वृहत आकार को देखते हुए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करना न सिर्फ महंगा होता बल्कि समय की दृष्टि से भी अनुपयोगी होता। जिस प्रकार भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान माना जाता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के सारे जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं वह सारे कार्यों को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें नाम राष्ट्रपति का होता है। तो इस संबंध में उन्होंने यह तर्क दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि अपनाई जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा और ज़्यादा धन भी व्यय नहीं होगा, यानी धन और समय दोनों की बचत होगी। और भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो इस लिहाज से यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि उपयुक्त समझी गई। नेक्स्ट है, यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन कर भी लिया जाता तो समस्याएं कम नहीं होती, शक्ति संघर्ष की संभावना बनी रहती। शक्ति संघर्ष की संभावना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच बनी रहती,
क्योंकि पूरे देश की जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करता। मंत्रिपरिषद के प्रधान प्रधानमंत्री माने जाते हैं और वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। यदि राष्ट्रपति का भी उसी प्रकार से निर्वाचन हो तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच शक्ति संघर्ष होने की संभावना हो सकती थी। इसी कारण अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। नेक्स्ट है निर्वाचन की प्रक्रिया। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होना चाहिए। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया विस्तार में बताई गई है, जिसे निम्न बिंदुओं द्वारा हम समझ सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 संविधान के अनुच्छेद 55 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति लागू की गई है, जो मूलतः यह सुनिश्चित करती है कि निर्वाचित उम्मीदवार आनुपातिक दृष्टि से सर्वाधिक लोगों की पसंद हो। इस पद्धति में सबसे पहले एक कोटा तय कर लिया जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति के मामले में 50% से अधिक मतों का है। यह कोटा चुनाव में वास्तविक रूप से कितने मतों के बराबर होगा, यह निर्धारित एक फॉर्मूला है जो इस प्रकार है। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उस पद्धति को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहा जाता है। यानी इस विधि के द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है और भारत के राष्ट्रपति के मामले में 50% से अधिक मतों का इसमें एक कोटा तय कर लिया जाता है। और कौन से राज्य के सांसद का और कौन से राज्य के विधायक का मत का कितना मूल्य होगा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो निम्न प्रकार से है। विधायक का मत मूल्य। किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित विधायक का मत मूल्य राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में कितना होता है? वह होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुने 1000। यानी राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग करेंगे और 1000 से गुना करेंगे तो विधायक का मत मूल्य निकलकर सामने आता है। इस संदर्भ में एक विधायक का मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में यह है। वर्तमान में सर्वाधिक मत मूल्य उत्तर प्रदेश के विधायकों का 208 तथा सबसे कम सिक्किम के विधायकों का 7 है। उत्तर प्रदेश के विधायकों का राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो उनके मतों का मूल्य है 208 है और सिक्किम के विधायकों का 7 है। नेक्स्ट है सांसद का मत मूल्य। राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में एक सांसद का मत मूल्य क्या है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वह है सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। यानी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य भागा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। वर्तमान समय में एक सांसद के मत का मूल्य 708 है। वर्तमान समय में एक सांसद के मत का मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में 708 है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55 में एक स्पष्टीकरण देकर यह बताया गया है कि विधायकों के मतों की गणना के लिए राज्य की जनसंख्या से आशय 1971 की जनसंख्या से है। 42वें संविधान अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रावधान किया गया था कि 2000 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े
प्रकाशित होने तक 1971 की जनसंख्या को ही आधार माना जाएगा। आगे चलकर 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के माध्यम से यह स्थिति 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस स्टेटमेंट का अर्थ यह है कि 1971 में जो जनसंख्या की गणना हुई थी उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि 2000 के बाद जब पहली जनगणना होगी और आंकड़े प्रकाशित होंगे तब तक राष्ट्रपति के चुनाव में और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य कितना होना चाहिए इसका आधार वर्ष 1971 होगा, जो कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के बाद इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु अर्हताएं, एलिजिबिलिटीज ऑफ कंटेस्टिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए। वह अनुच्छेद 58 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसकी क्या अर्हताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। इसका अर्थ यह है कि वह लोकसभा का सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जो जनता के बीच अपनी एक पहचान और छवि रखते हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, उस प्रकार की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण ना करता हो। इसका अर्थ यह है कि वह किसी ऐसे पोस्ट में नहीं हो जिससे लाभ का पद माना जाता है। इसी अनुच्छेद में यह स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि इस प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा। लाभ का पद का अर्थ यह है कि वह किसी सर्विस में ना हो। अगर वह देश का उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी मंत्री के पद पर कार्यरत है तो उसे लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा यदि वो किसी अन्य पद पर हो या कोई गवर्नमेंट सर्विस करता है तो उसे लाभ का पद समझा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। जब एक राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है और प्रत्यक्ष प्रक्रिया के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, तो सबसे पहले उसे शपथ लेना होता है और उसे यह शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है कार्यकाल और वेतन। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है और उसे कितना वेतन एवं भत्ते मिलते हैं, आइए जानते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक के लिए होता है और इसकी अधिकतम आयु निश्चित नहीं की गई है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष है लेकिन अधिकतम आयु निश्चित नहीं की गई है। इसके साथ ही वह जिस दिन से वह पद ग्रहण करता है उस तिथि से 5 वर्ष तक इसका पद बना रहता है, किंतु समय से पूर्व भी वह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वह अपना इस्तीफा त्यागपत्र
दे सकता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संविधान के अतिक्रमण और उल्लंघन करने की दशा में राष्ट्रपति को संसद में महाभियोग चलाकर भी उसे अपदस्थ किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है तो वह उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है अपना त्यागपत्र। लेकिन यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है और संविधान के अतिक्रमण और उल्लंघन करने का आरोपी पाया जाता है तो संसद में महाभियोग चलाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 61 में है, किंतु इसकी कुछ शर्तें भी है। आइए जानते हैं क्या शर्त है। प्रस्ताव लाने हेतु सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर पूर्ण समर्थन आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति पर किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव में होना चाहिए और वे उसको पूर्ण रूप से समर्थन करते हों और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही दे दी जानी चाहिए कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके बाद उस प्रस्ताव को जिस सदन में महाभियोग लाया गया है 2/3 बहुमत से यह पारित होगा। महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले 1/4 सदस्यों का पूर्ण समर्थन हस्ताक्षर सहित आवश्यक है। राष्ट्रपति को इसका पता 14 दिन पहले ही चल जाना चाहिए और जिस सदन में यह महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, चाहे वह लोकसभा में लाया गया हो या राज्यसभा में, 2/3 बहुमत से यह पारित होना चाहिए। इसके बाद दूसरा सदन इसकी जांच करेगा और यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित करता है तो उस तिथि से राष्ट्रपति अपदस्थ माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है उस सदन में भी बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसके बाद यह प्रस्ताव अगले सदन में जाता है जो इसकी सत्यता की जांच करता है और यदि यह प्रस्ताव को उचित पाता है तो उसे भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करना होता है और जब यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपदस्थ माना जाता है। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है। इसके अलावे उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं दी जा सकती है, जैसे हवाई यात्रा की, मोबाइल फ़ोन की और आवास की आदि। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों का निपटारा। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो इसका निपटान कौन करता है? अनुच्छेद 71 में यह स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 71 में जो संविधान का अनुच्छेद 71 है उसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद या शंकाएं उत्पन्न होंगी उस पर फैसले लेने का अधिकार केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही है और उसके द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन और संसद। द प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड द पार्लियामेंट। यह जानते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी संविधान संशोधन 1997 में यह बातें स्पष्ट की गई है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस प्रत्याशी को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए जो सहयोग करे, उसका नाम को प्रस्तावित करे और स्वीकृति दे। जब कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति पद के लिए 50 सदस्यों द्वारा स्वीकृति और उसके नाम का प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए यह 20-20 सदस्यों का अनुमोदन और प्रस्ताव जरूरी है। साथ ही इन पदों का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को 15,000 रुपये की जमानत राशि निश्चित की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके जो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 57 में यह बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है तो उसे पुनः चुनाव लड़ने का अधिकार है। इस संबंध में चुनाव लड़ने के प्रयासों की कोई अधिकतम सीमा नहीं बताई गई है, अर्थात वह जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है और इसका कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जितनी बार चाहे वह चुनाव को लड़ सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।